हेलो विद्यार्थियों, जेएच एग्जाम्पलेक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर एमडीसी करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, और ये क्लास 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स या फिर जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो सब आपको मिल जाता है। व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए, वहां पर भी आपको वो सब मिल जाएगा। इसके अलावा ये आप वीडियो अपडेट भी जो है वो व्हाट्सएप चैनल पर पा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है एमडीसी के अंदर में, वो हमारा कंसेप्ट क्या होने वाला है। तो इस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सम सीमांत उपयोगिता नियम आप इसे कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि समान रूप से सीमांत उपयोगिता मिलना, है ना। तो ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पिछली वीडियो में बात किया था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सीमांत उपयोगिता के, ये समझ लीजिए कि सेकेंड कंसेप्ट है, और यहाँ पर इसका नाम हमने क्या कहा, सम सीमांत उपयोगिता नियम, है ना। सम का मतलब होता है बराबर, और सीमांत जैसे है यहाँ पर टर्म, तो इसका मतलब हमने कई बार बताया है कि इसका अर्थ होता है एक अतिरिक्त इकाई। तो यहाँ पर सम जो लिया गया है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक वस्तु नहीं बल्कि दो वस्तुओं के संदर्भ में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ एजम्पशंस भी लेकर के चलेंगे, जिसको हम मान्यता कहते हैं कि कौन कौन सी मान्यता है सम सीमांत उपयोगिता नियम के लिए। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सीधा एक ही बात जहन में आता है कि भाई कंज्यूमर एक ऐसा यहाँ पर बात कर रहा है कि उसे दो वस्तु लेना ही लेना है अनिवार्य रूप से। अब ये किस तरीके से खर्च करेगा दो वस्तुओं के ऊपर अपना पैसा, ये हम लोग आगे टेबल और डायग्राम की मदद से देखेंगे। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुरुआत में क्या लिखा हुआ है कि जर्मनी के एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर गॉसेन। ठीक है, गॉसेन ने इस नियम का सबसे पहली बार जिक्र किया था, और इसी वजह से इस नियम का नाम दिया गया है सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सम सीमांत उपयोगिता जो नियम है ये गॉसेन का दूसरा नियम के नाम से जाना जाएगा। गॉसेन का ये दूसरा नियम है, और पहला नियम पर हम लोगों ने जब चर्चा किया था तो मैंने बताया था कि उसका नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। वो गॉसेन का पहला नियम था, यह है गॉसेन का दूसरा नियम। ठीक है, यहां पर इस नियम का जिक्र तो इन्होंने कर दिया गॉसेन ने, लेकिन डिटेल में या फिर विस्तृत रूप से किन्होंने बात किया था तो उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल नाम है उनका, शुद्ध रूप में आप यहाँ पर या फिर शॉर्ट में आप कह सकते हैं मार्शल इनको। और इन्होंने किताब लिखा हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किनकी पुस्तक है, तो अल्फ्रेड मार्शल की। और ये किताब कब छपा था, तो 1890 ईस्वी में। और इसी किताब के अंदर इन्होंने बताया कि सम सीमांत उपयोगिता नियम एक ऐसा नियम है जहां उपभोक्ता अपनी आमदनी को या फिर अपनी सीमित आमदनी को दो वस्तुओं पर अलग अलग तरीके से खर्च करने पर विचार करता है। ये कहना था अल्फ्रेड मार्शल का। तो डिटेल में जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने जिक्र किया था, लेकिन शुरुआती जिक्र अगर बात करें तो वो है प्रोफेसर गॉसेन, जो कि जर्मनी के अर्थशास्त्री हैं, और मार्शल साहब इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं, ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मार्शल किस तरीके से ये सम सीमांत उपयोगिता नियम को परिभाषित करते हैं। सो यहाँ पर देखिए इनका स्टेटमेंट या फिर इनका डेफिनेशन क्या है। शुरुआत में ये जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत ज्यादा ही जो है जिक्र किया हुआ है डिमांड के ऊपर में, जिसका कंसेप्ट आगे आपको मिलेगा। बट यहाँ पर देखिए मार्शल सम सीमांत उपयोगिता नियम के लिए क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति या फिर एक उपभोक्ता के पास कोई ऐसी वस्तु है, यहाँ पर वस्तु का मतलब है उपभोक्ता की आमदनी, जिससे कि वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। यानी कि वस्तुओं को हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं जिसे हम उपभोग करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिस वस्तु का जिक्र किया गया है वो वस्तु का नाम यहाँ पर कह सकते हैं आमदनी है। शुद्ध रूप में क्या है, आमदनी। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे वह अनेक प्रयोग में ला सकता है, यानी कि वो अपनी आमदनी को अलग अलग वस्तुओं पर खर्च कर सकता है। वह उसे इन प्रयोगों के बीच में इस प्रकार से वितरित करेगा ताकि सभी प्रयोग में इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर रहे। मतलब कि अगर दो वस्तु पर उपभोक्ता अपना पैसा खर्च कर रहा है तो दोनों वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च से
जो सीमांत उपयोगिता मिलेगा वो लगभग यहाँ पर समझ लीजिए बराबर होगा। और इसी चीज का हम लोग यहाँ पर आगे जिक्र करने वाले हैं टेबल की मदद से और डायग्राम की मदद से। अब देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम का वास्तविक अर्थ क्या होगा। ये तो मार्शल ने कह दिया कि यहाँ पर उपभोक्ता के पास या फिर एक व्यक्ति के पास एक कोई ऐसी वस्तु है जिसे वो दो अलग अलग वस्तुओं पर खर्च करने के बारे में सोच रहा है, और जहां पर दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगा तो उसी को इन्होंने जो है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम कह दिया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम का वास्तविक अर्थ क्या होगा। तो कह रहे हैं सम सीमांत उपयोगिता का मतलब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के बराबर होने से बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविक अर्थ अगर देखें इसका, तो वास्तविक अर्थ क्या होगा कि वस्तुओं पर जो खर्च की गई मुद्रा है उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं पर जो खर्च किया जा रहा है वो इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग आगे फॉर्मूले की मदद से समझेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, उदाहरण से आपको समझ जल्दी आ जाएगा। कह रहे हैं कि यदि हम रुपए या फिर अपनी आमदनी को दो वस्तुओं पर खर्च कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं में रुपए की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला से देखने वाले हैं। देखिए इससे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट, थोड़ा सा रुके, यहां पर पहले मान्यता ले लेते हैं, फिर हम लोग यहां पर फॉर्मूला आगे देखेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, मान्यता क्या है सम सीमांत उपयोगिता नियम के लिए। पहली मान्यता है कि एक गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण यानी कि कार्डिनल मेजर्स पर बेस्ड है। ये गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण किन्होंने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, शॉर्ट में आप इनको मार्शल कहिए। ठीक है, उसी किताब में दिया था जिसका नाम मैंने पहले लिया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर में गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण बताया था अल्फ्रेड मार्शल ने, और उसी दृष्टिकोण पर आधारित है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो ये पहली मान्यता है, यानी कि यहाँ पर मार्शल के अनुसार उपयोगिता को कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर गणना किया जा सकता है कि किस वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। यहाँ पर देखिए दूसरी मान्यता क्या है, कह रहे हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर होता है। अगर मान लीजिए कि हमें 1 रुपए में कोई वस्तु 1 इकाई प्राप्त हो जाता है, 1 यूनिट मिल जाता है, तो ये बिल्कुल स्थिर रहने वाला है। अब ऐसा आगे चल करके नहीं होगा कि 1 रुपए में हमें वो वस्तु मिल ही नहीं रहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है ये यहाँ पर क्या होगा, स्थिर होगा, या फिर इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर तीसरी मान्यता क्या है, कह रहे हैं कि उपभोक्ता की आय स्थिर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता की जो आमदनी है वो सीमित है, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि उपभोक्ता का आमदनी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए चौथी मान्यता क्या है, कह रहे हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, यानी कि कंज्यूमर रैशनल है, अर्थात वो चाहता है कि अपनी सीमित आय से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त कर लिया जाए या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए पांचवी मान्यता क्या है, कह रहे हैं कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए एक से अधिक वस्तु का उपभोग करेगा, यानी कि जनरली यहाँ पर तो हम लोग 2 वस्तु लेंगे ही, क्योंकि इस सिद्धांत का ही नाम है सम सीमांत उपयोगिता नियम, और सम का मतलब होता है बराबर, तो कम से कम हम 2 वस्तुओं का तो जिक्र करने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एजम्पशंस। इसके अलावा भी यहाँ पर देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ता का आदत, फैशन, रुचि, ये सब में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी वस्तु उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, उसके मूल्य भी परिवर्तन नहीं होंगे। तो ये सब आपके एजम्पशंस यहाँ पर हो गए हैं। अब जो है इस नियम को हम लोग यहाँ पर जो है टेबल और डायग्राम से समझने वाले हैं। थोड़ा से रुके, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं इस नियम के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार उपभोक्ता यदि 2 वस्तुओं, कौन कौन सी वस्तु है, 2 वस्तु कोई सा भी हो सकता है, उपभोक्ता अपनी मनपसंद की वस्तु पर खर्च करना चाहेगा। तो एक वस्तु का नाम हमने ले लिया है ए और दूसरी वस्तु का नाम है बी। तो ए और बी दोनों वस्तुओं पर उपभोक्ता क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और वह संतुलन में तब होगा जब उसे दोनों वस्तुओं से क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर ये सूत्र जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स
और नीचे में क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स। ऊपर में फिर क्या है, यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ गुड वाई। ये दोनों का जो रेशियो है आपस में इक्वल होना चाहिए, और ये किसके इक्वल होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, यानी कि सीमांत उपयोगिता किसका, मुद्रा का। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर ये दोनों रेशियो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आगे टेबल से इसको डिटेल में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या जरूरी है कि सिर्फ यहाँ पर दो ही वस्तु लेना है, तो बिल्कुल भी नहीं। सिद्धांत के अनुसार ऐसा समझाया गया है, बट हाँ, दो से अधिक वस्तुओं का भी आप जिक्र इस नियम के अनुसार कर सकते हैं। अगर दो से अधिक वस्तु आपको लेना है तो फिर ये संतुष्टि का स्तर जो है वो बदल जाएगा, तो सूत्र में भी थोड़ा बदलाव आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है MUX, यानी कि यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, वैसे ही प्राइस ऑफ गुड एक्स, फिर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, और फिर क्या है, प्राइस ऑफ गुड वाई। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड जेड, और यहाँ पर फिर क्या है, प्राइस ऑफ जेड। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। और आखिरी में आपको क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसी के तो बराबर होने हैं ना, सबका जो रेशियो है किसके इक्वल होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगा। तो ये चीज तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग टेबल से समझेंगे डिटेल में इस चीज को कि कैसे जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल में होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। हर उदाहरण हम लोग टेबल में लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि किसी उपभोक्ता के पास कितना पैसा है, 5 रुपए है। ये उपभोक्ता की कुल आमदनी है, ठीक है, जिन्हें वह क्या करता है, X तथा Y दो वस्तुओं पर खर्च करता है। ठीक है, कितनी वस्तुओं पर, दो वस्तुओं पर। हालांकि हमने पहले जो है वस्तु का नाम A और B ले लिया था, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर कर लीजिए X और Y, जो मैंने पीछे जिक्र किया था। आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यह भी मान लिया जाए कि इन दोनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई का मूल्य 1 रुपया है, यानी कि दोनों वस्तु हमें 1 इकाई प्राप्त करने के लिए 1 रुपया खर्च करना ही होता है। ठीक है, यहां पर देखिए इन दोनों वस्तुओं X तथा Y से उपभोक्ता को जो सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, उसे हम तालिका से दिखा सकते हैं। अब ये कैसे जो है वो प्राप्त हो रहा है, आइए देखते हैं। सीमांत उपयोगिता जो है ना, वो आपने पिछले वीडियो में भी अगर देखा हुआ है तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई लेते हैं तो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। ठीक वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर भी आपको लेना है, लेकिन ये दो वस्तुओं के संदर्भ में है। देखिए वस्तु की इकाइयां यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवी इकाई। कंज्यूमर की जो है यहाँ पर ये जैसा जो है उपभोग करना चाहे, जितना उपभोग करना चाहे कर सकता है। लेकिन जब वस्तु की पहली इकाई लेता है, लेकिन किसका, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितना प्राप्त होता है, तो एक्स वस्तु की यहाँ पर देखिए पहली इकाई लेने से 30 उपयोगिता मिल रहा है, यानी कि 30 यूटिल मिल रहा है। लेकिन आपको मालूम है, जैसा कि मैंने कहा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तो उसके अनुसार जैसे ही इस वस्तु की मात्रा हम 1 से बढ़ा करके 2 करते हैं, सीमांत उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। फिर से अगली बार ऐसा ही होगा, क्योंकि फिर से हमने वही वस्तु रखा है, तो उसी वस्तु की अगर हम अगली इकाई फिर से उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घट करके अब 15 पर आ जाता है। अगली बार अगर हम फिर से वही वस्तु उपभोग करते हैं और चौथी इकाई यहाँ पर ले रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर देखिए सीमांत उपयोगिता 10 रह गया है। अगली बार ऐसा ही फिर से यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि लगातार आप देखें तो एक्स वस्तु की जैसे जैसे हम इधर इकाइयां बढ़ा रहे हैं, सीमांत उपयोगिता लगातार ये जो है वो घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है। तो यहाँ तो एक जो है वस्तु के संदर्भ में समझ में आ गया। दूसरी वस्तु में ठीक इसी को जो है समझना है, सेम टू सेम। यहाँ पर देखिए वाई वस्तु है और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को यहाँ पर लिखा गया है। वाई वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जरूरी नहीं है कि आपस में दोनों हमेशा बराबर हो, अलग अलग हो सकता है। चूंकि वस्तुओं का यहाँ पर नाम अगर हमने अलग अलग लिया है, यानी कि वस्तु अलग अलग है, तो यहाँ पर दोनों में ऑब्वियसली क्षमता भी अलग अलग होगा, तो उपयोगिता भी अलग अलग ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी वस्तु से किस तरीके से सीमांत उपयोगिता मिल रहा है। शुरुआत में मिला 25, अगली बार हो जाता है 15, फिर अगली बार 5, फिर 3 और फिर 2, यानी कि यहाँ पर भी सीमांत उपयोगिता लगातार घटते जा रहा है।
अब देखिए यहाँ पर चूंकि आपने दोनों वस्तुओं के संदर्भ में समझ लिया है कि किस तरीके से जो है वो हम लगातार दोनों वस्तुओं की अगर मात्रा या फिर इकाइयों को बढ़ाते हैं तो सीमांत उपयोगिता लगातार दोनों वस्तुओं का घटते चला जा रहा है। इसको हमने जो है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तो कहा ही था, लेकिन दोनों वस्तुओं के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको तालिका में दिखा उसी चीज के बारे में आपको केवल बता देना है। हमने क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो वस्तुओं की अगली इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार या फिर क्रमशः क्या होती है, घटती चली जाती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यहां पर क्या होता है, क्रियाशील होता है या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने का मतलब है कि हम यहां पर चूंकि एक वस्तु की अगर एक के बाद एक उपभोग की इकाई बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी ही, जिसको हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कह रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो वस्तु है तो दोनों वस्तुओं के संदर्भ में सेम टू सेम कंडीशन कह सकते हैं अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहे हैं कि यदि इन दोनों की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट पता चल जाता है कि उपभोक्ता क्या किया, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त तभी कर पाएगा जब यहां पर देखें वह क्या करेगा, 3 रुपए किस पर खर्च करेगा, एक्स वस्तु पर, और 2 रुपए किस पर खर्च करेगा, वाई वस्तु पर। ऐसा क्यों है आगे क्लियर हो जाएगा ये डायग्राम से भी। ऐसा करने से उसे जो है ना कुल मिलाकर के 105 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होता है। देखेंगे इस चीज को हम लोग आगे टेबल में। तो यहाँ पर 105 यूटिल जो मिल रहा है ये दोनों वस्तुओं से मिल रहा है। अल्टरनेटली हो सकता है कि शुरुआत में हमें एक्स वस्तु पसंद है तो हमने एक्स वस्तु की मात्रा को लिया, बाद में हमें वाई वस्तु से ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है एक्स की तुलना में तो हम वाई की मात्रा लेंगे। तो इसी तरीके से कुल मिलाकर के उसे दोनों वस्तुओं से 105 यूटिल संतुष्टि प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर किस तरीके से ये अल्टरनेटली जो है उपयोगिता प्राप्त हो रहा है कंज्यूमर को, ये हम लोग यहाँ पर इस टेबल में देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं पर जो है ना पैसा जिस तरीके से खर्च किया गया और जिस तरीके से उसे उपयोगिता मिल रही है वो यहाँ पर देख लीजिए कैसे है। शुरुआत में क्या लिखा है, रुपए की इकाइयां, लेकिन पहले वाले टेबल में हमने क्या लिखा था, वस्तु की इकाइयां। अब यहाँ पर जैसे ही चूंकि कंज्यूमर के पास टोटल पैसा कितना था, 5 रुपया, यही तो कंज्यूमर की आमदनी है या फिर उपभोक्ता का आय है। यहाँ पर देखिए उपभोग का जो मात्रा है वो कौन सा खरीदेगा पहले या फिर कौन सी वस्तु को खरीदेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कहा, दो वस्तु है एक्स और वाई। तो अगर हमें शुरुआत में लग रहा है कि एक्स वस्तु से हमें ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रहा है तो हम अपना पैसा पहले किस पर खर्च करेंगे, एक्स वस्तु पर। लेकिन अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं अगली बार हमें जब दूसरी वस्तु को लेना है तो हमने यहाँ पर देखा कि नहीं भाई हमें एक्स की तुलना में वाई से ज्यादा संतुष्टि लग रहा है तो हम वाई पर पहले पैसा खर्च करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेटली किस प्रकार से उपभोक्ता अपना पैसा खर्च कर रहा है। पहला जो रुपया खर्च किया वो किस पर, एक्स पर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स वस्तु पर जब हम पहला पैसा खर्च करते हैं या फिर पहला रुपया खर्च करते हैं तो हमें 30 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होता है, यानी कि उपयोगिता 30 मिल रहा है। सीमांत उपयोगिता कितना था एक्स के साइड में, 30 था। अगली बार जब हम देख रहे हैं कि अपना दूसरा पैसा खर्च करना है या फिर दूसरा रुपया खर्च करना है तो यहां पर हम देखते हैं कि एक्स में जो है ना संतुष्टि स्तर कम हो गया था, बट वाई में आप देख रहे थे कि संतुष्टि ज्यादा प्राप्त हो रहा था। तो यहां पर देखिए 25 जो है यूटिल हमें संतुष्टि मिल रहा था वाई से, तो हमने वाई खरीदा, यानी कि पहले हमने एक्स को खरीदा और जब हम देख रहे हैं कि अगली बार जब हमें खरीदने की बारी आई तो हमें लगा कि नहीं भैया वाई जो है ज्यादा संतुष्टि हमें दे सकता है या फिर दे रहा है, तो हमने वाई को खरीदा चूंकि ये 25 यूटिल संतुष्टि देता है। तीसरा रुपया जैसे हमने खर्च करने के बारे में सोचा तो हमें दिखा फिर से कि नहीं एक्स से हमें ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है और एक्स से यहाँ पर जो है कितना संतुष्टि मिल रहा है, 20 यूटिल। फिर से इसी तरीके से जब हम चौथा रुपया खर्च करते हैं तो वाई हमें खरीदने का मन कर रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमें वाई से ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है। लेकिन जब फिर से इसी तरीके से हम अगला और सबसे अंतिम इकाई या फिर अंतिम पैसा जब खर्च करते हैं तो देखते हैं कि एक्स से हमें ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है तो हम फिर अपना पैसा एक्स के ऊपर भी खर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पर संतुष्टि स्तर 15 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि लगातार ये जो है ना क्या हुआ है, आपका जो कुल उपयोगिता है वो जोड़ करके देखें तो यहाँ पर 105 हो जा रहा है। लेकिन
अगर किसी दूसरे तरीके से उपभोक्ता अपना पैसा खर्चा करता तो कभी भी इतना ज्यादा कुल उपयोगिता हासिल नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आपको पिछला टेबल याद है तो आपने देखा होगा कि लगातार जो है सीमांत उपयोगिता क्या हुआ था, घटते चला गया था, घटते चला गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या क्या दोनों टेबल में दिखा है। सबसे पहले हम अभी वाला टेबल को स्पष्ट करते हैं और उसके आधार पर फिर हम लोग आगे डायग्राम भी लेंगे। ये देख लीजिए, कह रहे हैं कि इस प्रकार जब उपभोक्ता 3 रुपया किस पर खर्च कर रहा है, वाई वस्तु पर, 2 रुपया किस पर खर्च कर रहा है, सॉरी 3 रुपया खर्च कर रहा है एक्स वस्तु पर और 2 रुपया खर्च कर रहा है किस पर, वाई वस्तु पर। इस तरीके से अगर वो खर्च करता है ना अपना पैसा, तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी कुल उपयोगिता जो है यहाँ पर कितनी हो जा रही है, 105 यूटिल हो जा रहा है। इससे ज्यादा उसके उपयोगिता कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा अगर वो किसी दूसरे तरीके से अपना पैसा खर्च करे तो। यहां पर देखिए, यतः उपभोक्ता यदि किसी भी दूसरे तरीके से अपने रुपए को खर्च करेगा तो उसे 105 यूटिल उपयोगिता कभी भी हासिल नहीं हो सकेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उपरोक्त तरीके से जिस प्रकार से उसने खर्च किया अपना पैसा, उस तरीके से उपभोक्ता को अपनी मुद्रा से दोनों वस्तुओं की जो यहाँ पर उपयोगिता है वो आपने देखा कि बराबर हो रहा था, तो दोनों वस्तुओं पर बराबर सीमांत उपयोगिता जो है वो प्राप्त हो जाता है, यानी कि 15-15 यूटिल आपने देखा। तो आखिरी जब वो पैसा खर्च कर रहा था, है ना, चाहे तो एक्स पर चाहे तो वाई पर, आखिरी जब पैसा खर्च कर रहा था, यानी कि चौथा इकाई कह सकते हैं मुद्रा का और 5वां इकाई, तो उस वक्त दोनों पर जो है वो 15-15 इकाई था। और यही दरअसल यहाँ पर स्पष्ट करता है कि सम सीमांत उपयोगिता यहाँ पर नियम तैयार हो गया कि दोनों जगह पर सीमांत उपयोगिता क्या है, इक्वल है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम किस तरीके से रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इसको दोबारा से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप रीड कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम बातें लिखी गई है जैसा मैंने ऊपर आपको समझाया था अभी, जस्ट सेम टू सेम लाइन है, सेम टू सेम। ठीक है, यहां पर अब ध्यान दीजिए सीधा रेखा चित्र के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो रेखा चित्र यहाँ पर है, जो कि दो वस्तु हमने लिया हुआ था। एक्स वस्तु के लिए हमने इधर रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबसे पहले आपको खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहली इकाई जब, यानी कि रुपया की इकाई कहाँ है, एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर भी रुपये की इकाई कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। सीमांत उपयोगिता जो एक्स वस्तु का था वो कहाँ लिखा गया है, वाई अक्ष पर रखा गया है। यहाँ पर भी देखिए सीमांत उपयोगिता वाई अक्ष पर रखा गया है। जब रुपए की पहली इकाई खर्च किया जाता है किस पर, एक्स वस्तु पर, तो एक्स वस्तु से कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रहा था उस समय, 30 ना। चलिए, तो सबसे पहले खर्चा कहाँ हो रहा था उपभोक्ता का, एक्स वस्तु पर। अगली बार जब अपना पहला, यानी कि समझिए वाई वस्तु पर खर्च करता है उपभोक्ता, तो यहाँ पर उसको संतुष्टि कितना मिल रहा था, यहाँ पर संतुष्टि उसको मिल रहा था 25, है ना, याद ही होगा, टेबल में मैंने दिखाया था। अब यहाँ पर देखिए अगली बार क्या हुआ, अब जो पैसा यहाँ पर अगली बार जो खर्च किया जा रहा है वो एक्स वस्तु पर, तो एक्स वस्तु पर यहाँ पर देखिए अब संतुष्टि स्तर कितना हो जाता है, ये संतुष्टि स्तर हो जाता है यहाँ पर 20। जबकि इसलिए यहाँ पर पैसा पहले खर्च किया है क्योंकि दूसरा इकाई अगर वो कंज्यूमर वाई वस्तु पर खर्च करता तो उसको मात्र जो है यहाँ पर 15 जो है वो यूटिल प्राप्त हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लेकिन अगली बार जब पैसा खर्च करने की बात आता है कि हम अगला पैसा कहाँ खर्च करें, तो ठीक है तीसरा इकाई खर्च करना है एक्स वस्तु पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। फिर अगली बार जब सोचता है कंज्यूमर कि हम अगली बार पैसा कहाँ खर्च करें, तो यहाँ पर देखिए तीसरी इकाई जो है ना खर्च किया किस पर, वाई वस्तु पर, यानी कि यहाँ पर आप देखिए 5 यूटिल था उपयोगिता, आप देख लीजिएगा टेबल में दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चौथी इकाई जब खर्च करने की बारी आती है तो यहाँ पर देखिए एक्स वस्तु पर खर्च किया जाता है, जो कि उपयोगिता कितना था, अब देख लीजिएगा 10 या उससे कम था, मतलब कि 15 से कम था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक ऐसी जो है सिचुएशन है जहां पर दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है बराबर है। जैसे कि यहाँ पर भी 15 हासिल हो रहा है और अगली वस्तु से भी सीमांत उपयोगिता 15 ही हासिल हो रहा है, जिसको हम एस एस वक्र से दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए एस एस वक्र, दैट मीन्स कि ये वाला जो लाइन है ना आपका,
इस लाइन से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ आ गया है डायग्राम के जरिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आपको जो है डायग्राम में दिखा, है ना। अगर आपने रेखा चित्र को ध्यान से देखा तो आपको यहाँ पर मालूम चला गया कि एक्स अक्ष के ऊपर, है ना, एक्स अक्ष के ऊपर आपने क्या देखा कि रुपए की इकाइयां, एक्स अक्ष पर क्या था, रुपए की इकाइयां, और वाई अक्ष पर क्या है, सीमांत उपयोगिता। दोनों चित्र में यही था, है ना, अलग अलग नहीं था, बल्कि दोनों चित्र में हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर रुपए की इकाइयां रखा और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को हमने रखा था। चित्र जो पहला था, है ना, उसमें आपने क्या देखा कि जो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, और चित्र 2 में आपने क्या देखा, जो वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। ये दोनों चीजों को दिखलाया गया। अब यहां पर देखिए, सम सीमांत उपयोगिता की जो रेखा है उसको नाम क्या दिया गया था, एस एस, है ना, नाम दिया गया था क्या, एस एस। तो एस एस यहाँ पर क्या है, सम सीमांत उपयोगिता की रेखा है। ये रेखा क्या बतलाता है, कह रहे हैं कि यह रेखा बतलाती है कि उपभोक्ता 3 रुपए कहाँ खर्च करता है, एक्स वस्तु पर, और 2 रुपए किस पर खर्च करता है, वाई वस्तु पर। इस तरीके से जब वो खर्च करेगा तभी उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि ऐसा स्थिति क्यों हुआ उसके सामने, ये बताइए। क्योंकि शुरुआत में एक्स वस्तु से ज्यादा संतुष्टि मिल रहा था तो उसने एक्स पर पहले पैसा खर्च किया, बाद में उसे संतुष्टि वाई वस्तु से ज्यादा मिल रहा था तो उसने वाई वस्तु पर पैसा खर्च करना सही समझा। तो इस तरीके से अल्टरनेटली अपना पैसा वो खर्च करते चला गया। क्योंकि यहां पर देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस स्थिति में रुपए की दोनों वस्तुओं पर सीमांत उपयोगिता जो है वो बराबर होती है, और दोनों चित्रों में सीमांत उपयोगिता की जो बराबरी को दिखाया गया है वो किससे दिखाया गया था, क्यू बिंदु द्वारा दिखाया गया था। क्योंकि यहाँ पर क्यू कहने का मतलब है एक ऐसी इकाई जिस पर की सम सीमांत उपयोगिता हासिल हो रहा था, जिन्हें हम अधिकतम संतुष्टि का बिंदु भी कह सकते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जब अल्टरनेटली 2 वस्तुओं पर अपना पैसा उपभोक्ता ने खर्च किया है तो उसको अलग अलग तरीके से जो है वो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रहा था। जिस पर सबसे ज्यादा पहले सीमांत उपयोगिता मिला, सबसे पहले उपभोक्ता ने उसी पर अपना पैसा खर्च करना सही समझा, और उसके बाद अगर उसे लगा कि नहीं एक्स से संतुष्टि कम मिल रहा है और वाई से ज्यादा, तो उसने फिर वाई वस्तु पर पैसा अपना खर्च करना सही समझा। यहाँ पर देखिए आखिरी लाइन क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आमदनी को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है ताकि खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं पर बराबर हो। मतलब आपने क्या समझा कि यहाँ पर 2 वस्तु को लिया गया है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। दोनों वस्तुओं पर उपभोक्ता ने अपना पैसा जो कि 5 रुपए यहाँ पर लेकर के हम लोग चल रहे थे, वो दोनों वस्तुओं पर अल्टरनेटली खर्च किया, कभी एक्स वस्तु पर तो कभी वाई वस्तु पर। लेकिन किस तरीके से खर्च किया, जिस तरीके से उसे सीमांत उपयोगिता ज्यादा दिख रहा था उस हिसाब से उसने सबसे पहले पैसा वहां पर खर्च करना सही समझा। तो यही था दरअसल सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसमें कि हमने डिटेल में आपको जो है सारी चीजें बता दिया है, टेबल से भी डायग्राम से भी। शुरुआत में हमने जो आपको यहाँ पर शॉर्ट में चीजें एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले इस नियम का जिक्र किया था प्रोफेसर गॉसियन ने। तो सम सीमांत उपयोगिता का जो दूसरा नाम है वो है गॉसियन का दूसरा नियम, ठीक है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं, गॉसियन का दूसरा नियम। हालांकि इस नियम को डिटेल में किसने बताया था, तो उनका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब लिखा हुआ था, और ये किताब छपा था 1890 ईस्वी में। कब छपा था, 1890 ईस्वी में। तो इस तरीके के कंसेप्ट हैं, अब डिटेल में चीजों को समझ चुके हैं, और फिर से हम मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।